400 करोड़ कहां गायब हो गए? 400 कहां चले? 400 करोड़ गायब हो गए। 400 करोड़ या कोई आम गड़बड़ नहीं है, ये सीधे सीधे बैंक को डुबो देने वाली बात है। आपकी इजाजत हो तो मैं आपका सारा पैसा वापस ला सकता हूँ। तुझे यहाँ खड़े रहने की औकात नहीं है और तू हमारा पैसा वापस लाएगा क्या? 400 करोड़ वापस लाने की पता भी है, इतनी रकम क्या होती है? अगर मैं पैसा वापस ले आऊं तो? अगर तू सच में 400 करोड़ लौटा दे तो मैं तुझे 1 करोड़ इनाम दूंगा। का समय था। नदी के किनारे बने पुराने बस अड्डे पर हलचल शुरू हो चुकी थी। कहीं डीजल की तेज गंध हवा में घुली थी, कहीं चाय की केतली से उठती भाप हवा में घुल रही थी, और कहीं ट्रकों के ब्रेक की आवाज सुबह की खामोशी को तोड़ रही थी। उसी शोर और गंध के बीच पुल के नीचे गीले कंक्रीट के पास एक 13 साल का लड़का बैठा था। उसका नाम आरव था। आरव के पास न स्कूल का बैग था न किताबें, बस एक पुराना सा थैला था जिसमें टूटी हुई तारें, खराब चार्जर और ऐसी मशीनों के टुकड़े भरे थे जिन्हें दुनिया बेकार मान चुकी थी। वो चुपचाप बैठा उन चीजों को उलट पलट रहा था, जैसे उनमें कुछ ढूंढ रहा हो। उसके लिए ये कबाड़ नहीं था। उसे लगता था कि इनमें से कई चीजें अब भी ठीक हो सकती हैं, बस किसी ने ध्यान नहीं दिया। आरव बोलने से ज्यादा देखने और सुनने में यकीन रखता था। लोग समझते थे कि वो चुप है, लेकिन सच ये था कि वो आसपास चल रही चीजों को समझने में लगा रहता था। जब बस स्टार्ट होती थी, वो उसकी आवाज से अंदाजा लगा लेता था कि इंजन ठीक है या नहीं। जब बिजली का ट्रांसफार्मर भिनभिनाता था तो उसे पता चल जाता था कि लोड बढ़ रहा है या कोई गड़बड़ है। आरव के लिए मशीनें सिर्फ लोहे की चीजें नहीं थी, उनकी आवाज से उसे बहुत कुछ समझ आ जाता था। ठीक सामने नदी के उस पार कांच और स्टील से बनी एक ऊंची इमारत खड़ी थी, शहर का सबसे बड़ा निजी वित्तीय संस्थान। हर सुबह वहां चमचमाती गाड़ियां आती थी। लोग जल्दी जल्दी अंदर जाते, फोन पर चिल्लाते, फैसले लेते। आरव ने उस इमारत को कई बार देखा था, लेकिन कभी अंदर नहीं गया था। गार्ड उसे देखते ही एक ही बात कहते थे, यहां मत बैठा कर, आगे बढ़। इमारत की पिछली दीवार से सटा एक बड़ा सा पावर कंट्रोल बॉक्स था। आरव अक्सर वहीं बैठता था, क्योंकि वहां छांव रहती थी और मशीनों की आवाज साफ सुनाई देती थी। उसी दिन दोपहर के वक्त उसे कुछ अजीब लगा। उस बॉक्स की आवाज सामान्य नहीं थी, वो लगातार नहीं चल रही थी, बीच बीच में रुक रही थी। उसी वक्त अचानक बैंक के अंदर माहौल बिगड़ गया। काउंटर पर बैठे लोग अपनी कुर्सियों से उठने लगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब अजीब मैसेज आने लगे और फोन लगातार बजने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। ऊपर की मंजिल से तेज आवाजें आने लगी। कुछ ही मिनटों में बात साफ हो गई। बैंक के डिजिटल रिकॉर्ड से 400 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। ये कोई छोटी गड़बड़ी नहीं थी। पैसा ना किसी खाते में दिख रहा था, ना किसी बाहर के बैंक में। ऐसा लग रहा था जैसे रकम सिस्टम के बीच रास्ते में ही अटक गई हो। आईटी स्टाफ भागता हुआ सर्वर रूम की तरफ गया। लॉग्स खंगाले गए, बैकअप चेक किए गए, सिक्योरिटी टीम को बुलाया गया। बाहर मीडिया की गाड़ियां भी पहुंचने लगीं। हर गुजरते मिनट के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे थे। उसी वक्त बैंक के बाहर पावर कंट्रोल बॉक्स के पास खड़ा आरव ये सब देख रहा था। उसे किसी ने कुछ बताया नहीं था, लेकिन उसे अंदर कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। पीछे लगे पावर यूनिट की आवाज उसे सामान्य नहीं लगी। मोटर बीच बीच में रुक रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका दबाव बदला हो। आरव वहीं रुक गया। उसने अपना थैला नीचे रखा और दीवार के पास खड़ा होकर ध्यान से सुना। कुछ सेकंड बाद उसने खुद से कहा, यह सीधी चोरी नहीं है। उसे अपनी माँ याद आ गई, जो कभी इसी इमारत में सफाई का काम करती थी। रात की शिफ्ट में वो आरव को बाहर बैठा रहने देती थी। वहीं उसने मशीनों की आवाजें पहचानना सीखा था। उसकी माँ के पुराने फोन में कुछ अजीब से निशान बने रहते थे, नंबर नहीं बल्कि क्रम। आरव ने वही तरीका अपना लिया था। वो रोज चीजों को देखकर अपने हिसाब से समझ बनाता था। अंदर अफरा तफरी बढ़ रही थी। बाहर एक लड़का था जिसकी नजरें कांच के पार अंदर की हलचल को देखने की कोशिश कर रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा अगर वो अभी नहीं बोला तो बाद में कुछ नहीं बचेगा। उसने थैला उठाया और सीधे मुख्य गेट की तरफ बढ़ गया। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, यहां मत आओ, लेकिन इस बार आरव रुका नहीं। उसने पहली बार साफ आवाज में कहा, जो पैसा गायब लग रहा है वो बाहर नहीं गया है। गार्ड हंसाई था कि अंदर से एक महिला तेज कदमों से बाहर आई। चेहरे पर तनाव साफ था, गले में आईडी कार्ड लटक रहा था। उसका नाम था सारा। उसने आरव की तरफ देखा और पूछा, क्या कहा तुमने? मैडम, ये बस ऐसे ही बोल रहा है। आरव ने नजर झुकाई, फिर बोला, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो थोड़ी देर बाद सिस्टम खुद सब साफ कर देगा। महिला चौंक गई, तुम्हें ये कैसे पता? पावर यूनिट की आवाज बदल रही है। ऐसा तब होता है जब सिस्टम पर दबाव घुमाया जाता है। डेटा का रास्ता समझ नहीं आ रहा, इसे अंदर आने दो। आरव पहली बार उस ठंडी चमकदार इमारत के भीतर गया। लोग उसे घूर रहे थे।
आरव ने गहरी सांस ली और कमरे में थोड़ा आगे बढ़ा। सामने बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी थीं, जिन पर लाल और हरे रंग के नंबर बिना रुके दौड़ रहे थे। आईटी टीम के लोग खामोशी से खड़े थे, जैसे सबकी जुबान पर एक ही सवाल अटका हो, क्या सच में ये सड़क पर रहने वाला लड़का कुछ कर पाएगा? उसी वक्त आईटी हेड विक्रम सक्सेना ने महिला मैनेजर की तरफ देखकर झल्लाते हुए कहा, सच सच बताओ, तुम्हारा दिमाग अभी ठीक से काम कर रहा है या नहीं? बैंक डूबने वाला है और तुम एक भिखारी बच्चे को यहां ले आई हो। कमरे में कुछ लोग हल्के से हंस दिए। एक ने कहा, ये क्या करेगा, कंप्यूटर ऑन करना भी आता होगा या नहीं? सारा ने पलटकर सख्त नजर से विक्रम को देखा। इस वक्त हमें शक करने का नहीं, समाधान ढूंढने का समय है। विक्रम ने चिढ़कर कहा, समाधान? यहां हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, सिस्टम समझ नहीं आ रहा, और ये लड़का ये क्या करेगा? कबाड़ उठाएगा। आरव चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस एक अजीब सी स्थिरता थी। सारा ने आरव की तरफ देखा और बोली, तुम्हें यकीन है कि तुम कुछ कर सकते हो? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। अगर अभी सही जगह देखी गई तो हाँ। विक्रम ने व्यंग्य में कहा, और अगर नहीं हुआ तो? बैंक की इज्जत, करोड़ों का नुकसान, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आरव ने पहली बार सीधी नजर उठाकर विक्रम की तरफ देखा। अगर मैं ठीक कर दूं तो? विक्रम हंसा। तो क्या तुझे इनाम चाहिए? नहीं, आप खुद कहिए। ठीक है, अगर ये बच्चा सच में ये गड़बड़ ठीक कर देता है तो मैं इसे 10 करोड़ देने को तैयार हूं। कमरे में हलचल मच गई। किसी ने कहा, सर आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये कुछ नहीं कर पाएगा। सर हमारे पास टाइम नहीं है। आरव ने स्क्रीन देखी और कहा, आप लोग असर देख रहे हैं, वजह नहीं। कमरे में चुप्पी छा गई। उसने एक कोने में दिख रहे टाइम पैटर्न की तरफ इशारा किया। हर बार ट्रांजैक्शन से ठीक पहले सिस्टम रुक रहा है। ये अपने आप नहीं होता। पैसा चुराया नहीं गया, उसे ऐसी जगह घुमा दिया गया है जहां से वो दिखना बंद हो जाए। घड़ी की सुइयां तेज लगने लगी। आरव ने गहरी सांस ली और कमरे में थोड़ा आगे बढ़ा। वो अब उन बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ा था जहां लाल और हरे नंबर भाग रहे थे। आईटी टीम के लोग चुपचाप खड़े थे। किसी को यकीन नहीं था कि एक सड़क पर घूमने वाला लड़का उनकी समस्या समझ पाएगा। आरव ने कंप्यूटर के पास खड़े एक इंजीनियर से कहा, मुझे बस एक ऐसा सिस्टम दीजिए जो इंटरनेट से जुड़ा ना हो। इंजीनियर ने हिचकिचाते हुए एक लोकल मशीन उसकी ओर बढ़ा दी। कमरे में हर किसी की नज़र आरव पर थी। आरव ने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हड़बड़ी के धीरे धीरे कुछ कमांड टाइप किए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानता हो कि उसे क्या देखना है। स्क्रीन पर एक नक्शा उभरने लगा। नंबरों की जगह अब डेटा का बहाव दिख रहा था। विक्रम चौंक गया। ये क्या खुल दिया इसने? आरव ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये खातों का डेटा नहीं है, ये उस रास्ते का नक्शा है जहां पैसा घूम रहा है। किसी ने पूछा, घूम रहा है मतलब? मतलब पैसा गया नहीं है, बस यहां आकर फंस गया है। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। विक्रम ने आगे बढ़कर स्क्रीन देखी। ये तो हमारे सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि ये जगह सिस्टम ने खुद बनाई है। सारा की आवाज़ हल्की कांप। अगर ये ना सुलझा तो सिस्टम खुद इस रास्ते को मिटा देगा और फिर पैसा किसी का नहीं रहेगा। और इसे रोकने में कितना वक्त लगेगा? कमरे में कोई बोल नहीं रहा था, और जब आखिरी रकम भी सही जगह लौट आई तो विक्रम कुर्सी पर बैठ गया। ये कैसे कर लिया तुमने? मैंने कुछ नया नहीं किया, बस जो उलझा था उसे सीधा कर दिया। तुम इनाम के बारे में 10 करोड़ बाद में देख लीजिए, बस अगली बार किसी को उसकी हालत देखकर मत आंकिए। कमरे में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। स्क्रीन पर अब सारे नंबर स्थिर हो चुके थे। सिस्टम सामान्य दिखा रहा था, लेकिन लोगों के चेहरे अब भी जमे हुए थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें खुशी नहीं थी, बल्कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि अभी जो हुआ वो किस खांचे में रखा जाए। आईटी हेड विक्रम सक्सेना ने अपनी कुर्सी से उठकर पानी का गिलास उठाया। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसने एक घूंट लिया, फिर आरव की तरफ देखा। मैंने जो कहा था 10 करोड़ का? कमरे में कुछ लोग चौकन्ने हो गए। सारा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था। ये बैंक का नहीं, मेरा वादा था। एक स्पेशल अप्रूवल चाहिए अभी अभी। एक जूनियर मैनेजर ने धीरे से कहा, सर ये बहुत बड़ी रकम है, मीडिया, बोर्ड। विक्रम ने उसे देखा। अगर आज ये लड़का यहां नहीं होता तो मीडिया हमें जमीन में गाड़ चुकी होती। तुम्हें 10 करोड़ मिलेंगे, आज नहीं तो कल। आरव ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, न आंखों में चमक, न चेहरे पर खुशी। वो बस कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कहा, सर क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो। अगर मैं ये बच्चा ना होता, अगर मैं सूट पहनकर आता, डिग्री लेकर आता, तब भी क्या आप मुझे इतना ही शक से देखते? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। ये सवाल किसी स्क्रीन पर नहीं था, किसी फाइल में नहीं था, लेकिन सबसे भारी वहीं था। विक्रम ने कहा, शायद नहीं। तो फिर 10 करोड़ मेरे लिए नहीं है क्या? तुम कहना क्या चाहते हो?
अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा सिस्टम बनाइए जहां अगली बार किसी बच्चे को अंदर आने के लिए किस्मत नहीं आजमानी पड़े। तुम पैसे नहीं लोगे? पैसे से मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन सोच बदली तो बहुतों की बदल जाएगी। विक्रम कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। सबने उसकी तरफ देखा। 10 करोड़ किसी एक अकाउंट में नहीं जाएंगे, एक ट्रस्ट बनेगा। सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए ट्रेनिंग, पढ़ाई और मशीनों तक पहुंच। और ये बच्चा, ये इसका हिस्सा नहीं होगा, ये इसकी वजह होगा। बस यही काफी है। वो अपना थैला उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। सारा ने पीछे से कहा, आरव, अगर कभी मदद चाहिए तो? मदद तब चाहिए होती है जब कोई सुनता नहीं। आज आपने सुना, यही बहुत है। कुछ देर बाद बैंक का सिस्टम पूरी तरह स्थिर हो गया था। सारे पैसे अपने सही खातों में लौट आए थे। आईटी टीम और बाकी स्टाफ के चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। किसी ने धीरे से कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बाहर का बच्चा ऐसा कुछ समझ पाएगा। उस दिन के बाद शहर कुछ दिनों तक सामान्य नहीं रहा। अखबारों में एक ही बात थी, एक अनजान बच्चे ने बैंक को डूबने से बचाया। लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था कि वो बच्चा था कौन। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। अखबार भले कुछ भी छापते हैं, पर अगर सच हुआ तो जरूर वो लड़का बहुत होशियार होगा। वो फिर उसी पुल के नीचे बैठा था, उसी जगह जहां मशीनों की आवाजें अब भी आती थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि अब लोग उसे देखकर रुकते थे, घूरते थे, फुसफुसाते थे। कुछ दिन बीते, बैंक में एक आंतरिक मीटिंग बुलाई गई। इस बार विषय पैसा नहीं था, खतरा नहीं था, विषय था निर्णय कैसे लिए जाएं। किसी ने कहा, हमने सिस्टम पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया है। किसी ने कहा, नहीं, हमने सिस्टम को कभी भरोसा करना सिखाया ही नहीं। उसी मीटिंग में पहली बार एक सीनियर अधिकारी ने कहा, हमें उस बच्चे को फिर बुलाना चाहिए, सलाहकार की तरह नहीं, आईना समझकर। किसी ने विरोध नहीं किया। आरव को बुलावा मिला। जब वो बैंक पहुंचा, कोई कैमरा नहीं था, कोई मीडिया नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक गोल मेज और कुछ लोग जो पहली बार सुनने आए थे। आरव ने शुरुआत नहीं की, उसने इंतजार किया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति बोला, हम सिस्टम बनाते हैं ताकि गलती कम हो, लेकिन हर बार वही गलती दोहराते हैं, क्योंकि आप परिणाम सुधारते हैं, वजह नहीं। उसने बताया कि कैसे सिस्टम धीरे धीरे उन्हीं के लिए बन जाता है जो उसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वही सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो जो कमजोर हैं वे सिस्टम में नहीं होते, लेकिन सिस्टम उनके लिए होना चाहिए। उस दिन कोई कोड नहीं बदला गया, कोई सर्वर नहीं छुआ गया। उस दिन सोच बदली। शहर ने सीखा कि असली बदलाव क्या होता है। ये कहानी वहीं खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी, एक बच्चे की समझ से जो अनदेखे को देखने की ताकत रखता है।